हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की 9,534 पोस्ट की भर्ती अभी निकली है। तो हम मैं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो सिलेबस है, मूल विधि एवं संविधान टॉपिक का नाम है, और उसका सब टॉपिक का नाम भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में इस वीडियो में क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। तो जिसने भी हमारी जनरल अवेयरनेस से संबंधित वीडियो नहीं देखी हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इंडिया इज कंसिडर एज ए रिपब्लिक mainly बिकॉज। पहला ऑप्शन दिया है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी ऑप्शन दिया है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी ऑप्शन दिया है उसका अपना लिखित संविधान है। या डी दे रखा है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। मतलब मूलभूत जो अधिकार है उनको निलंबित करने वाली सत्ता है कौन सी है? द अथॉरिटी टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज है। पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, या सी उच्चतम न्यायालय, या डी संसद। तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे उनको निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम दे रखा है कि प्रस्तावना में स्टेप बाय स्टेप कौन सा वर्ड आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ऑप्शन दिया है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। या बी दे रखा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी ऑप्शन दिया है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और डी दिया है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में क्रम कौन सा सही है? तो इसका है डी आंसर। मतलब सार्वभौम, सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, फिर गणतंत्र। तो यह क्रम इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा इसके संबंध में जो कथन दिए हैं नीचे कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन दिया है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सी दिया है यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। या डी दे रखा है भारतीय संविधान की किसी भी धर्म विशेष के प्रति विशेष लगाव की अनुमति राज्य को नहीं देता। तो इसमें यह बताना है कि धर्मनिरपेक्ष के जो वर्ड दिया है संविधान की प्रस्तावना में उसका क्या मतलब है और उससे कथन कौन सा सही है नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह भी सही है। दूसरा, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह भी सही है। जो तीसरा ऑप्शन दिया है यह 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत है। तो भारतीय संविधान किसी भी धर्म विशेष के प्रति विशेष लगाव की अनुमति राज्य को नहीं देता, यह सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमें गलत छांटना है। तो यह 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह गलत लिखा है कथन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया रिटन इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी ऑप्शन है भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी ऑप्शन है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी ऑप्शन दिया है
भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो बी आंसर इसका सही है। मतलब भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है, इस वाक्य का अर्थ निकलता है। पांचवें क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इन विच अमेंडमेंट एक्ट चेंज वर मेड इन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन दिया है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, बी दिया है 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में, सी दिया है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, डी दिया है 44वें संशोधन अधिनियम 1979 में। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो वो किए गए 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? हाउ इज इंडिया डिक्लेयर इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन दिया है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, बी ऑप्शन दिया है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, सी दिया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को किसके रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो सी आंसर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? जो मूल भारतीय संविधान था उसके अनुसार, मतलब इसमें संशोधन होने से पहले उसके अनुसार कैसा था? तो पहला दिया है ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी दिया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और एकता और अखंडता, ये जो वर्ड हैं ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए थे। तो उससे पहले पूछा है इसने कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के बारे में जो कथन सही है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? पहला ऑप्शन दिया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बी दे रखा है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी दिया है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या डी ऑप्शन दिया है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है यह बताना है। इसका आंसर है हमारा बी, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना थी तो उसमें उसके बारे में मतलब उसमें जो है संशोधन हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए कौन सही नहीं है। तो हमें इसमें यह बताना है कौन सा सही नहीं है ऑप्शनों में से। विद रिगार्डिंग टू द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग प्लेस विच इज़ नॉट राइट। पहला दिया है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत व उद्देशिका बना, बी दिया है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सी दिया है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, या डी संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो संविधान की उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है सी, मतलब यह गलत है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो उद्देश्य का संशोधन किया जा सकता है, तो हमारा आंसर है सी। जबकि जो पहला ऑप्शन दिया है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देश्य का बना, तो यह बिल्कुल सही है। इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह सही है। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित
पूना समझौते में प्रावधान था? देयर वॉज ए प्रोविजन इन द पूना पैक्ट साइन इन 1932 बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी। पहला ऑप्शन दिया है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो 16 सितंबर 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। उसमें कंडीशन क्या रखी गई थी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की कंडीशन थी, तो उसका प्रावधान इसमें रखा गया था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन या जो स्टेटमेंट दे रखा है चुने। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग से। तो पहला ऑप्शन दिया है सूरत विभाजन 1907 में हुआ, बी दे रखा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सी दिया है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में, या डी दे रखा है सर्वदलीय सम्मेलन 1905 में। तो पहला जो है ऑप्शन जो दिया है सूरत विभाजन 1907, तो सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, तो यह भी सही है। अभी पूना पैक्ट के बारे में बात करा था ना, ये बिल्कुल वही है आंसर क्वेश्चन है। तीसरा दिया है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929, तो यह भी सही है। यह लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प हुआ था, तो यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या है, सर्वदलीय सम्मेलन 1905 में नहीं हुआ था, तो यह आंसर है हमारा डी। तो ये गलत दे रखा है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था उस दौरान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? मतलब ये अधिनियम दिए गए हैं, इनमें से हमें यह बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस? पहला ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1833, या बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या 1909। तो किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर है बी, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गलत उत्तर है, रॉन्ग आंसर कौन सा है? तो हमें यह बताना है कि कौन सा गलत उत्तर है। तो पहला ऑप्शन दिया है अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग ने की, या बी दे रखा है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने की, या सी अगस्त संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने किया, या डी दे रखा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सा गलत उत्तर है यह बताना है। तो जो अगस्त घोषणा हुई वो किससे संबंधित है, लॉर्ड मॉन्टेगू से, तो यह भी सही है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के समय मतलब इससे संबंधित है, यह भी सही है। जो अगस्त संकल्प हुआ था वो महात्मा गांधी ने किया था, तो यह गलत है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी। जबकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किससे संबंधित है, मोहम्मद अली जिन्ना से, तो यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट? पहला ऑप्शन दिया है 1773 ईस्वी में, या बी 1771 ईस्वी में, या सी 1785 ईस्वी में, या डी 1793 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको किस एक्ट के द्वारा जो उसकी समिति थी उसके निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज एम्पावर्ड टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ हिज कमेटी बाय विच एक्ट, किस एक्ट के द्वारा? पहला ऑप्शन दिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो किसके द्वारा यह अधिकार मिला? सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो समिति थी उसके निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला भारत के गवर्नर जनरल को। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री या एम्प्रेस
कब नियुक्त किया गया? क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन दिया है 1885 ईस्वी में, बी दे रखा है 1875 ईस्वी में, या सी 1876 ईस्वी में, या डी 1858 ईस्वी में। तो किस में नियुक्त किया गया? 1876 ईस्वी में, भारत की एम्प्रेस। अगला क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मार्ले मिंटो रिफॉर्मेशन? पहला ऑप्शन दिया है पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, या बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, या सी युद्ध में सहयोग करने हेतु तैयार करना था, या डी पूर्ण स्वतंत्रता देना था। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य किससे संबंधित था? पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इन विच ईयर वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म बिल पास? कब किया गया? ए ऑप्शन दिया है 1905 में किया गया, या बी 1909 में किया गया, या सी 1911 में किया गया, या डी 1920 में किया गया। तो किस में किया गया? 1909 में। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म मतलब 1909 जहाँ भी आ जाए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म हमेशा याद रखना है, 1909 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? द एक्स्ट्रा इलेक्टर ग्रुप फॉर मुस्लिम वाज इनिशियली ब्रॉट बाय। पहला ऑप्शन दिया है क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या बी दे रखा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा, या सी दे रखा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, या डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो एक्स्ट्रा इलेक्टर ग्रुप मुस्लिमों के लिए किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? व्हाट वाज अरेंज इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या 1909? पहला ऑप्शन दिया है द्वैध शासन प्रणाली की, या बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या सी संघीय व्यवस्था की, या डी प्रांतीय व्यवस्था की। तो किसकी व्यवस्था की गई है इसमें? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसमें कि पार्लियामेंटो रिफॉर्म से मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ हुआ था। इसी टाइप से यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछा गया है, बस अलग तरीके से पूछा गया है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है, तो वो की गई है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो बी आंसर बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। द एजेंस ऑफ द प्रोविजन इन द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज क्या था? पहला ऑप्शन राज्य की स्वायत्ता था, या बी प्रांतों में दोहरा शासन था, या सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, या डी राज्यपाल की वीटो शक्ति थी। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार किस टाइप का था? प्रांतों में दोहरा शासन। तो बी आंसर बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। जो 1946 था उसमें कैबिनेट मिशन आया था 1946 के दौरान, तो वो 3 मंत्रियों से गठित था। तो उसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तीनों में से, तीनों के 4 के नाम दिए गए हैं हमें ऑप्शन में, उनमें से 3 का तो मंत्री थे लेकिन एक नहीं था। द कैबिनेट मिशन ऑफ द 1946 वाज कंपोज ऑफ द 3 मिनिस्टर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर। पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी ऑप्शन दिया है ए बी अलेक्जेंडर, सी दिया है सर स्टीफर्ड क्रिप्स, और डी दिया है लॉर्ड एमरी। तो जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में उसमें 3 मंत्री थे, तो वो कौन से थे? ये सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, और सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, जबकि लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो इसका आंसर है हमारा डी लॉर्ड एमरी, क्योंकि हमें नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, पहला ऑप्शन दिया है प्रांतीय समूहीकरण, बी दे रखा है भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंडल, सी दिया है पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी दिया है संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। जो कैबिनेट मिशन आया उसमें यह कहीं भी नहीं था कि पाकिस्तान को स्वीकृति मिलेगी। उसमें प्रांतीय समीकरण भी था, और भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, और संविधान निर्माण का अधिकार भी था। तो हमारा आंसर है सी। अगला क्वेश्चन,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? अंडर द रूल ऑफ इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अंडर हुज रूल वाज इट्स रूल गवर्न। तो किसके अधीन अंतर्गत चलाया गया? पहला ऑप्शन दिया है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके अनुसार चलाया गया? सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब तक स्वतंत्रता के पश्चात, जब तक हमारा जो भारत का संविधान है वो पारित नहीं हुआ था, ये लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नाउन एज द प्लान टू हैंड ओवर सॉवरेन पावर टू इंडियंस इन द ईयर 1947? पहला ऑप्शन दिया है डूरन योजना, या बी दे रखा है मिंटो मार्ली योजना, या सी माउंटबेटन योजना, या डी वेवल योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में मिली, 3 जून 1947 को मिली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? हु डज नॉट मैच इन द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमें गलत छांटना है। पहला ऑप्शन दिया है मार्ले मिंटो सुधार, किससे संबंधित है? सांप्रदायिक प्रतिनिधि से। बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे? स्वशासन से। सी दिया है कैबिनेट मिशन, किससे संबंधित है? संविधान सभा का गठन से। डी दिया है साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो कौन सा सुमेल नहीं है? हम जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित था, अभी हमने पढ़ा था पीछे, सांप्रदायिक प्रतिनिधि से। तो ये सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन संबंधित है, यह भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन के लिए आया था, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन, भारत विभाजन नहीं था। तो आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। सी दिया है मार्ले मिंटो सुधार 1909 संप्रदाय निर्वाचन से संबंधित है। डी दिया है भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वह बताना है हमें। तो कौन सा नहीं है? देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 शासन प्रांतों में द्वैत शासन है, यह सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, 1935, यह भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 संप्रदाय निर्वाचन संबंधित है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत, यह बिल्कुल गलत आंसर है। सॉरी, इसमें ये गलत हो गया थोड़ा सा। ये ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है वो सती प्रथा से संबंधित था, मतलब अंत हुआ था उस समय। तो ये सही आंसर है। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। वाज द प्रोविजन टू इस्टेब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूड? पहला ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी दिया है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था वो शामिल किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डायरेक्टी ऑफ द सेंटर? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत शासन अधिनियम 1935, या बी भारत शासन अधिनियम 1919, या सी भारत परिषद अधिनियम 1909, या डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो किसने स्थापित किया द्वैत शासन प्रणाली? भारत शासन अधिनियम 1919 ने। तो इसका बी आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है 1909 द्वारा, बी 1919 में, या सी 1904 में, या डी 1858 में।
तो संघीय प्रणाली का पहला पीरियड भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में, हाँ ये डी ऑप्शन जो है 1935 है और यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन गलत हो गया। संघीय प्रणाली का पहला पीरियड भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, 1935। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? द मेजर फीचर ऑफ विच एक्ट वाज प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी। तो पहला ऑप्शन दिया है 1935, बी दिया है 1919, सी है 1904 और डी है 1858। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, यह बताना है। तो किसकी थी? 1935 की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद, द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। पहला ऑप्शन दिया है पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के द्वारा, या बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या सी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। तो सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? हमारा आंसर है 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज द फर्स्ट टाइम सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन वाज अप्रूव इन द लेजिस्लेचर। पहला ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या बी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, या सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी कब दी गई? इसका है बी ऑप्शन सही, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से ही संबंधित है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो जो रेजिडुअल पावर थी 1935 एक्ट के द्वारा किसको दी गई थी, यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया है संघीय विधानमंडल को, या बी गवर्नर जनरल को, या सी प्रांतीय विधानमंडल को, या डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो स्थापित संघ था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये जितने भी क्वेश्चन सीरीज़ है ये यूपीएसआई की लेटेस्ट वैकेंसी जो निकली हैं 2021 की उसमें संबंधित हैं। तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें भी देखें। वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड संबंधित जितनी भी वीडियो हैं अभी तक बनाई गई हैं वो सब उसमें हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं उसमें लिंक में ही, तो वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।